नमस्कार, एपेक्स न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस बार कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशानी में डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो गर्माती हुई नजर आई हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर अब माहौल गर्म है। सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। 30 तारीख को मतदान होना है, 30 जनवरी को। 2 फरवरी को पता चल जाएगा कि आखिर कौन विजेता होगा। मेरे साथ इस वक्त वर्तमान एमएलसी अरुण पाठक जी मौजूद हैं और तीसरी बार उनको जो है बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जो है इम्तिहान का फिर से वक्त है, क्या लग रहा है, कैसी उम्मीदें हैं, जीत के कितना अग्रसर हैं जीत की तरफ, क्या उम्मीदें लग रही हैं? नहीं, जो बच्चा साल भर पढ़ता है उसको इम्तहान से डर नहीं लगता है। तो 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं के लिए रहते हैं, उनके समाधान के लिए रहते हैं। तो इम्तहान के समय उन लोगों को डर लगता है जो केवल एग्ज़ाम के समय तैयारी करते हैं या जो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव है, जो बर्ताव है, वो जनता के लिए है, सबके साथ सबके विश्वास के लिए है। लोगों के बीच में रहते हैं तो एग्ज़ाम देना है, ये बात सही है। एग्ज़ाम लेने वाले हमारे जो मतदाता बंधु हैं वो सब अभी उन्होंने जिस दिन नामांकन था उस दिन बताया है कि वो कैसा एग्ज़ाम लेने वाले हैं, वो किसका एग्ज़ाम लेने वाले हैं, वो किसको पास करने वाले हैं, वो किसको फेल करने वाले हैं। ये लगभग यहाँ के मतदाताओं ने निश्चित कर लिया है। 2014 तक की अगर बात करें तो स्वरूप परिवार का एक तरीके से जो है वर्चस्व कायम था। कांग्रेस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, उनका वर्चस्व कायम था। उनके डेथ के बाद उपचुनाव हुए और पहली बार आप बीजेपी से जो है एमएलसी बन कर आए। उसके बाद से लगातार सीट आपके पास है। तो अभी जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया के दौरान रैली में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे, तो ये एक मैसेज था कि पूरी ताकत के साथ हम उतरे हैं ज़मीन पे, या एक जो दूसरा मैसेज है, हमेशा विपक्षी पार्टियां घेरने का काम करती हैं कि शीर्ष नेता भी हर चुनाव में मौजूद नजर आते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं आपके रैली के दौरान मौजूद नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का पद होता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। इसलिए सभी कार्यकर्ता हैं और दायित्व तो अलग अलग होते हैं। डिप्टी सीएम का हो सकता है, विधायक का हो सकता है, जिला अध्यक्ष का हो सकता है। इसलिए शीर्ष नेता है ये नहीं मैं कहूँगा सभी कार्यकर्ता बंधु है। एक अच्छी बात आपने खुद ही कही है कि नामांकन जन यात्रा थी, उसको आपने रैली का नाम लिया है। तो आप इससे जान सकते हैं, इससे आप एक लिटमस टेस्ट भी आप ले सकते हैं कि जो नामांकन जन यात्रा रैली का रूप धारण कर ले, इसका मतलब कि प्रबुद्ध मतदाताओं ने ये निश्चित कर लिया कि मोदी और योगी जी के साथ जाना चाहते हैं और चले चले मोदी योगी के नारे के साथ हम इस चुनाव में प्रबुद्ध मतदाताओं के बीच में जा भी रहे हैं। और भी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, निर्दलीय हैं, सभी ताल ठोक रहे हैं जीत के लिए। अरुण पाठक जी को क्या लग रहा है, किससे चुनौती मिलती हुई नज़र आ रही है? नहीं, हमारे तो मेरे सिद्धांत, हमारी पार्टी के सिद्धांत, हमारी पार्टी का पंचनिष्ठाएँ हैं। उन पंचनिष्ठाओं के आधार पर पार्टी की स्थापना हुई थी। उन्हीं पंचनिष्ठाओं के आधार पर सरकार, हमारी जहाँ सरकार होती है बीजेपी की, वैसी योजनाएँ बनती हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास होता है। सभी धर्म, जाति, पंथ को जोड़ने का प्रयास होता है। किसी जात की राजनीति नहीं होती, किसी वर्ग की राजनीति नहीं होती, किसी जिले की राजनीति नहीं होती। सबके लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। तो जब करती तो उसी आधार पर हम लोग इस चुनाव मैदान में हैं। चुनाव मैदान लोकतंत्र की एक पर्व है, उसमें जनता के बीच में अपनी नीतियों को अधिक से अधिक पहुँचाने का काम किया जाता है और पहुँचाने का काम किया भी। वही कारण था कि 99 वर्षों बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे प्राप्त हुई थी। अपने नेताओं के कारण प्राप्त हुई थी, उनकी नीतियों के कारण प्राप्त हुई थी। और 24/7 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे जैसा चुनाव हो। और मुझे तो याद आ रहा है कि जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है वही जीतती है, चाहे वो कोऑपरेटिव का हो, प्रधान का हो, जिला पंचायत का, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, विधायक का हो, विधान परिषद का हो, मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, कोई भी लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये भी चुनाव की रिकॉर्ड मतों के द्वारा शायद अपने आप में एक नया इतिहास रचेगा पूरे उत्तर भारत में, शायद पूरे देश में, कि यहाँ के मतदाता एक नया रिकॉर्ड बनाने का मन बना चुके हैं। इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की तरफ से शिक्षक एमएलसी को लेकर वेणु रंजन भदौरिया को मैदान में उतारा है। युवा है, 38 वर्षीय हैं, संघ से भी ताल्लुकात है और भारतीय जनता पार्टी में इस समय पद पर भी तैनात हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि युवा हैं और इस बार पहली बार मैदान में उतरे हैं, तो किस तरह का माहौल उनके प्रति बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, इसके पहले शिक्षक एमएलसी के रूप में मेरठ की सीट 45 वर्षों बाद श्रीचंद शर्मा जी ने जीती थी। शिक्षक की सीट लखनऊ में उमेश द्विवेदी जी ने जीती थी। शिक्षक की सीट को ढिल्लो जी ने बरेली वाली जीती थी। इसलिए उसी प्रक्रिया में कानपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की शिक्षक की झोली में जाएगी। सौम्य हैं, सरल हैं, सुशील हैं, युवा हैं और जिस प्रकार से शिक्षकों को अपना जननेता, जनप्रतिनिधि होना चाहिए वैसे हैं, एनर्जेटिक हैं और समस्याओं को समझने वाले हैं
और मुझे लगता है वही सीट भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल हमेशा ये आरोप लगता है कि सत्ता में अगर अपनी सरकार ना हो तो काम करने की आज़ादी या फ्रीडम नहीं मिल पाती है, लेकिन राज्य सरकार में भी आप बैठे हुए हैं और सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, तो इसका कितना फ़ायदा मिलता है जब आप एमएलसी बन के पहुँचते हैं विधान परिषद? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो अन्य सरकारें होती हैं उनमें वो बात सही जो आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त मौका मिलता है। तो क्या क्या है इस बार, क्या जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब मतदान नज़दीक है, 30 जो मतदाता हैं आपके 30 जनवरी को मतदान होता है, तो उनसे तक भारी मतों से विजयी बनाए, यही निवेदन है, यही आग्रह है। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बीजेपी के सामने कोई डट कर खड़ा है तो वो सपा के मुखिया सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, जो हर वक्त कहीं ना कहीं घेरने का काम करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। अभी बहुत सारे विवाद भी हुए, चाहे ट्विटर विवाद हो या विधायकों को लेकर हो, अभी इरफान सोलंकी जेल में है, तो उनका जो वॉर होता है वो कहीं ना कहीं नज़र में आता है और उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। उसका आप लोगों ने क्या रणनीति अपनाई है कि इस विधान परिषद चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में किस तरीके से, अगर वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है तो उसका सामना किस तरीके से करने वाले हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और एक मौका दिया था उनको, और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अर्थात सपा की ओर बढ़ रही है। और मौका देने के पश्चात जो उनकी स्थिति थी कि एक केवल विशेष समुदाय की राजनीति करना, विशेष धर्म की राजनीति करना, विशेष जिलों की राजनीति करना, तो जनता ने तो नकार दिया। एक नहीं, 2017 में नकारा, 2019 में नकारा, फिर 2023 में, इसमें 22 में नकारा। अब कितनी बार जनता कहे बार बार कि आपको हम नहीं चाहते हैं, आपको हम नहीं चाहते हैं। अब वो कहते रहें। तो जनता चाहती है सुशासन, जनता चाहती है पारदर्शी शासन, जनता चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है बिजली, जनता चाहती है घर, जनता चाहती है किसान चाहते हैं हमारी जो फसल उसका अच्छा दाम। तो वो सब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, एक एक बिंदु पर उस पर काम भी करती है, और काम ही नहीं करती, उनको जन जन तक पहुँचाने का भी काम करती है। तो अब आप कहिए, आपका हक है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, कुछ भी कह सकता है। मुझे याद है कि जिनको राज्य की पार्टी का दर्जा नहीं मिला वो भी कहते हैं, जो केवल खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद ही उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वही हैं, वो भी कहते हैं। तो कहने का हक तो सबको, लोकतंत्र में तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये सबको मौका दिया है, उस मौके का लोग वो उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मत है कि सभी विपक्षी पार्टियों को 30-35 वर्षों तक आगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ उनका सहयोग करना चाहिए। अभी कोई गुंजाइश कहीं है नहीं कि 30-35 वर्षों तक मोदी और योगी जी के सपनों का भारत बनने दें, उसका इस्तकबाल होने दें। सुशासन में तीसरे नंबर पर पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश आया है। स्थिति देख लीजिएगा 2017 के पहले क्या स्थिति थी, क्या किस नंबर पर आता था। केंद्र की योजनाएँ लागू नहीं हो पाती थी, एक से एक घोटाले होते थे। अब लोगों को लगता है कि शानदार पारदर्शी तरीके से सरकार का जो मतलब होता है उसको पूरा योगी जी चरितार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो भी चुनाव होने हैं, अभी ये चुनाव लगा हुआ है, उसके बाद निकाय चुनाव की बारी है, और सरकार को घेरने का प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है क्योंकि 2024 चुनाव लगा हुआ है, उसके बाद निकाय चुनाव की बारी है, और सरकार को घेरने का प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है क्योंकि 2024 का जो एक रणनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही तैयार करके बैठी हुई और उस पर चलना भी शुरू कर दिया, जिसको लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं घेरने का काम भी करती हैं। तो ये कितना प्रभाव डालेगा, अभी निकाय चुनाव हैं, वो कितना प्रभाव डालेंगे 2024 के चुनाव में? क्योंकि मैनपुर में बहुत ज़बरदस्त जीत डिम्पल यादव को मिली है, भले ही वो उनको श्रद्धांजलि के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन कितना मायने रखती है जीत? तो काहे का प्रभाव डालेंगे? कौन सा फार्मूला बाकी रह गया है? सपा कांग्रेस का फार्मूला हो चुका है, सपा बसपा का फार्मूला हो चुका है। कौन सा फार्मूला उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाकी रह गया है? और सभी फार्मूलों को मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। अब कोई फार्मूला बचा ही नहीं है। और फिर सपा कांग्रेस का फार्मूला फेल हुआ, सपा बसपा का कांग्रेस फार्मूला फेल हुआ, सपा प्लस अन्य पार्टियों के मिलकर जो छोटी छोटी पार्टियाँ थीं उसका फार्मूला फेल हुआ। अब कौन सी नई पार्टी आने वाली है, कहीं दूसरे ग्रह से आने वाली है, तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अब कोई फार्मूला बचा भी तो नहीं है। अब अकेले ही लड़े ना, अकेले लड़ने की स्थिति भी को देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कुछ आगे जनता के बीच में जाएं, जनता को अपनी बात समझाएं। जनता ने मन बना लिया है कि आपको जब मौका दिया आपने उस मौके का दुरुपयोग किया है। योगी जी को मौका दिया, उन्होंने उसका सदुपयोग किया, अपना विश्वास पैदा किया, जन विश्वास पैदा किया, जननायक बनने का काम किया, और उत्तर प्रदेश के लोगों का पूरे देश में पूरे विश्व में गौरव बढ़ा रहा है उनके कारण। तो जनता
साथ में है, जब जनता साथ में है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी कुंजी पूंजी और यही होती है। बस आखिरी दो सवाल, राजनीति की बात हो और राहुल गांधी की बात ना हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है अब आगे बढ़ रही है लगातार, वो भी पूरा दम लगा रहे हैं कि 2024 में इस बार बीजेपी को हम बता देंगे कि कांग्रेस अब खड़ी हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको, ये भारत जोड़ो यात्रा कितना फ़ायदा पहुंचाने वाली है कांग्रेस को? जब भी कहते हैं बीजेपी को बता देंगे तो अपनी 20 सीटें कम कर लेते हैं। उन्होंने जितनी बार कहा है 120 सीटों से शुरू हुए और 4 बार बोले कि हम बता देंगे तो 40 सीटें रह गई, एक बार फिर बता देंगे तो अगली बार 20 रह जाएंगी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हर बार कहें कि बता दें और -20 हो जाए, तो 2 बार वो और ये बात कह सकते हैं कि हम बता देंगे, उसके बाद खुद ही 0 हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कोई शंका नहीं है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी गुजरात की बात करें या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, लगातार हर चुनाव में अपना 100% देने की कोशिश करती है और यही वजह है कि जनता उन पर भरोसे के साथ जो है उनका समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। आने वाले वक्त के चुनाव को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता पूरा समर्थन करेगी और विपक्षी पार्टियां, खासकर अखिलेश यादव कितना भी इल्ज़ाम लगा ले, वो जनता सब देख रही है और वो जनता के रूप में जो है सबके सामने लेके आएगी। सहयोगी रोहित वर्मा के साथ अजीत ठाकुर, एपी एपेक्स न्यूज़ इंडिया, कानपुर।